हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट हूँ, इसलिए क्योंकि बीच में मेरे एग्जाम्स वगैरह हो गए थे तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। बट अगेन आई एम बैक विथ माय स्टोरीज। और आज जो मैं मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये एक चाइनीज़ मूवी है जो कि मुझे रिकमेंड की गई है, जिसका नाम है लाइटनिंग अप द स्टार्स। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ओके। मूवी की शुरुआत होती है सैन नाम के एक आदमी से, जो एक फ्यूनरल डायरेक्टर है, जो मरे हुए लोगों को कपड़े वगैरह पहनाकर उन्हें लास्ट रिचुअल्स के लिए तैयार करता है। और ऐसे ही एक दिन वो एक ओल्ड लेडी की डेथ पर उसे लेने आया था, पर जब वो उन्हें रेडी कर रहा था तभी उस लेडी की पोती वैन उसे अपनी नानी को छूने से भी मना करती है। वो छोटी है और उसे नहीं पता कि उसकी नानी अब इस दुनिया में नहीं रही। खैर, जब सैन अपना काम करके जाने लगता है तो उस ओल्ड लेडी की डॉटर इन लॉ उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उस लेडी की गोल्डन रिंग चुराई है, जिससे सैन साफ इनकार करता है। यहाँ उसके और उस ओल्ड लेडी के बेटे और डॉटर इन लॉ के बीच में लड़ाई होने लगती है। दरअसल सैन की रेपुटेशन कुछ खास नहीं है, वो अभी अभी जेल से छूट कर आया है, इसीलिए लोग उसे क्रिमिनल समझते हैं। पर जैसे तैसे मामला शांत करके वो उस लेडी की बॉडी को लेकर जाने लगता है तो वैन अपनी नानी के लिए उसकी गाड़ी का पीछा करती है। अगले सीन में सैन अपनी गर्लफ्रेंड शी के पास आता है, जो अब किसी और के साथ रिलेशन में है और प्रेग्नेंट भी, जो जानकर सैन उस पर नाराज होता है और बोलता है कि उसके नए बॉयफ्रेंड के चलते ही वो जेल गया था और अब वो उसे धोखा दे रही है। पर शी का कहना था कि वो उसे धोखा नहीं दे रही, बल्कि वो एक फैमिली चाहती है जो उसे उससे नहीं मिल सकती, क्योंकि ना तो उसके पास उसका अपना खुद का घर है और ना ही उसका कोई काम ढंग का है। दरअसल सैन जिस घर में रहता है वो उसके डैड के नाम पे है, पर शी से शादी करने के लिए उसने वो घर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया है। पर अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शी उससे मूव ऑन कर चुकी है। सैन अपने दो दोस्त वांग और इनके साथ अपना फ्यूनरल वाला काम करता है, जो उसका फैमिली बिजनेस भी है। पर अब उसे लगता है कि उसे ये काम छोड़कर कोई दूसरा प्रोफेशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा और लोग उसके प्रोफेशन की इंसल्ट भी करते हैं। प्लस उसे प्रोफेशन कुछ खास पसंद भी नहीं है और इसीलिए उसके और उसके डैड के बीच में अच्छी नहीं बनती। वो उससे नाराज रहते हैं और अपनी बड़ी बेटी के साथ रहते हैं, जो एक डाइवोर्सी है। सैन जब घर आता है तो वहाँ वो वैन को देखता है, जो उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए और लोगों से पूछते पाछते वहाँ तक आ गई थी और उससे उसकी नानी के बारे में पूछती है। पर तब तो किसी तरह सैन उसे उसके अंकल को बुलाकर वहाँ से भेज देता है। और रात जब अपने दोस्तों से किसी नए प्रोफेशन को स्टार्ट करने की बात करता है तो इस चीज़ को लेकर उसके और वांग के बीच में बहस होने लगती है। और तभी वहाँ वैन फिर से आ जाती है, जो उससे अगेन अपनी नानी के बारे में पूछती है। और इस बार तो उसके अंकल के लाख समझाने पे भी वो वहाँ से वापस नहीं जाती और जिद करती है कि सैन उसकी नानी को उसे वापस ला कर दे। उसे नहीं पता कि अब उसकी नानी कभी भी वापस नहीं आएंगी। तो वैन के अंकल सैन को कुछ पैसे देकर 3 दिनों तक उसका ख्याल रखने को बोलते हैं, क्योंकि अभी वो अपनी फैमिली के साथ किसी काम के लिए बीजिंग जा रहे थे। यहाँ सैन वैन के पास वो गोल्डन रिंग भी देखता है, जिसकी चोरी का इल्जाम उस पे लगा था, जिस पे वैन बोलती है कि ये उसने चुराई नहीं है, बल्कि उसकी नानी ने उसे खुद से दी है। पर रात से ही वैन की वजह से सैन की दुनिया में तूफान आ चुका था। एक तो वो यहाँ वहाँ गिराकर खाना खाती है और रात सैन के बेड को भी गीला कर देती है। ऊपर से नेक्स्ट डे जब वो घर के ट्रांसफर पेपर गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट करने जाता है तो पता चलता है कि उसने वैन की वजह से गीले किए बेडशीट के साथ साथ वो पेपर भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, जिस वजह से अब उसे दूसरे पेपर बनाने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और इस वजह से उसके डैड भी उस पर नाराज होते हैं। प्लस उन्हें ये भी पता चलता है कि वो अपना खानदानी काम छोड़कर कोई और प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि वो दोबारा ट्रांसफर पेपर पे तभी साइन करेंगे जब वो उसकी जॉब को सीरियसली लेगा। और तभी उसे वांग की कॉल आती है, जो उसे एक हॉस्पिटल में बुलाता है, जहां वो और उसके जैसे और भी फ्यूनरल डायरेक्टर्स वहां पे पहुंचे हुए थे। दरअसल एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी और वो सभी उसके डैड को कन्विंस करने में लगे थे कि वो उन्हें उसकी लास्ट रिचुअल्स की तैयारी करने दे। बताओ, इन चीज़ों में भी कंपटीशन है। पर उस बच्ची के फादर सब पे नाराज होते हैं, क्योंकि वो सभी तब से उनका पीछा कर रहे थे जब से उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो सैन यहाँ पे एक इमोशनल ड्रामा करता है। वो वैन को अपने साथ लेकर उस बच्ची के फादर के पास जाता है और बोलता है कि वो खुद भी एक बच्ची का फादर है, इसीलिए उनके दर्द को समझ सकता है और बिना पैसे लिए उनका काम करने का ऑफर देता है। जिसके बाद उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट की फोटो लेकर अपने डैड को सेंड करता है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वो अपने काम को लेकर सीरियस है और वो घर के ट्रांसफर के पेपर पे साइन कर दें। अगले सीन में सभी उस बच्ची के फ्यूनरल में जाते हैं और सैन वैन को गाड़ी में रहने का बोलकर अंदर चला जाता है,
पर तभी वैन वहाँ कुछ लोगों को एक कॉफिन ले जाते देखती है और उसे याद आता है कि उसकी नानी भी ऐसे ही कॉफिन में थी। तो वो उसे अपनी नानी समझकर फ्यूनरल हाउस के अंदर चली जाती है और जो हंगामा क्रिएट करती है, वो अपने साथ एक खिलौने वाला भाला लेकर चलती है जिससे सभी को पोक करने लगती है। इत्तेफाक से उस फ्यूनरल हाउस का डायरेक्टर सैन की बहन का एक्स हस्बैंड था, जो सैन को इस बात के लिए बहुत सुनाता है कि वो एक छोटी बच्ची को लेकर फ्यूनरल हाउस में कैसे जा सकता है और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो अगली बार से उसे फ्यूनरल हाउस में ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो वैन को बाहर लाता है और फ्यूनरल हाउस की चिमनी को दिखाते हुए बोलता है कि उसकी नानी उसी रास्ते स्मोक और एशेस के फॉर्म में इस दुनिया से जा चुकी हैं और अब कभी भी उसके पास वापस नहीं आएंगी। जो बात जानकर वैन जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि एक छोटी बच्ची के लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही हार्श थी। रात वांग और यीन उसे समझाते हैं कि उसकी नानी अब आसमान में एक स्टार बन चुकी हैं जो दूर से उसे देखती रहती हैं। तो रात वो भी रोती हुई आकाश में तारों को देखती रहती है, इस उम्मीद में कि उसकी नानी भी उसे देख रही होंगी, जो देखकर सैन को भी उसके लिए बुरा लगता है। पर नेक्स्ट डे उस पर फिर से नाराज होता है क्योंकि वैन ने उस अर्न को जो वो उस छोटी बच्ची के लिए लेकर आया था उस पर पेंटिंग कर दी थी और सैन को लगता है कि उस बच्ची के पेरेंट्स इसके लिए उस पर गुस्सा करेंगे, पर वो उस अर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी बेटी को भी ड्राइंग पसंद थी और सैन को उसके काम के पैसे भी देते हैं, जिसके बाद से वो वैन के लिए थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है और वापस आकर उसे कैंडी भी देता है, जो कैंडी नहीं बल्कि कलरफुल कंचे थे और वैन बिना चबाए ही उसे पार कर जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाते हैं तो डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर देता है ताकि वो कंचे लू के साथ बाहर आ जाएं एंड सैन वाज लाइक ये लड़की चैन से जीने ना देगी। जिसके बाद से तीनों का यही काम होता है कि जब जब वैन वॉशरूम जाए तो उसके बाद वो लोग उसके लू में उस कंचे को ढूंढे और कई बार इस प्रोसेस को दोहराने के बाद फाइनली वो कंचे बाहर आ ही जाते हैं। और इन 2 दिनों में ही सैन वैन की केयर करने लगा था, उसके क्लोज होने लगा था, लेकिन अगले दिन ही वैन के अंकल उसे वापस लेने आ जाते हैं और वो दुखी मन के साथ उसे उसके अंकल के घर तक छोड़ने जाता है। पर वैन की आंट उसे अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसके अंकल सैन को कुछ दिनों और वैन को अपने साथ रखने को बोलते हैं ताकि तब तक वो अपनी वाइफ को समझा सके और ये भी बताते हैं कि वैन का उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो सैन उसे वापस अपने साथ ले आता है और इस बार वो कोई पैसे भी नहीं लेता क्योंकि वो खुद भी उसे अपने पास रखना चाहता है। पर जब घर वापस आता है तो उसके डैड वहाँ पहले से ही मौजूद थे, जो उसकी खूब पिटाई करते हैं क्योंकि उन्हें उनके एक्स सन इन लॉ से उस फ्यूनरल हाउस वाली बात पता चल चुकी थी कि वो एक छोटी बच्ची को लेकर वहाँ गया था और वैन को तुरंत उसकी फैमिली के पास छोड़ आने को बोलते हैं वरना वो ट्रांसफर पेपर पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन सैन इससे साफ इनकार करता है और बोलता है कि वो वैन को खुद से दूर नहीं करेगा और ना ही अब उनके घर को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएगा, बल्कि 30 दिनों के अंदर वो उनके घर को ही खरीद लेगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि सैन के पास इतने पैसे थे नहीं, प्लस वैन की वजह से अब उसके खर्चे भी बढ़ने वाले थे, जो चीज़ वैन भी अच्छे से समझती थी और इसीलिए उसकी हेल्प करना चाहती थी। तो वो उसे उसकी नानी के एक फ्रेंड से मिलवाती है जो जिंदा रहते हुए ही अपना फ्यूनरल करवाना चाहते थे, वो भी रॉयल स्टाइल में, जिसके लिए सैन साफ इनकार कर देता है क्योंकि जिंदा आदमी का फ्यूनरल नहीं हो सकता। पर वो उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, तो सैन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रॉयल फ्यूनरल की तैयारी होती है। एक्ट करने के लिए ड्रामा एकेडमी से आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं, भाड़े पे फ्यूनरल के कपड़े मंगाए जाते हैं और कसम से सभी के सभी इसमें भूत लग रहे होते हैं। लेकिन तभी बीच फ्यूनरल में ही मरने की एक्टिंग कर रहे दादाजी उठ बैठते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से देखना था कि रॉयल फ्यूनरल होता कैसा है। लेकिन ये देखने के बाद उन दादाजी के फैमिली वाले सैन की ही पिटाई करने लगते हैं कि उसने उनके जिंदा दादाजी का फ्यूनरल कर दिया और दोनों साइड में यहाँ पे घमासान युद्ध छिड़ जाता है। जिसके बाद सभी पुलिस स्टेशन लाए जाते हैं। देखो मैंने कहा था ना भूत लग रहे हैं, और पुलिस वाले सैन एंड ग्रुप को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। पर जाने से पहले वो दादाजी सैन को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। कुछ दिनों पहले वैन उनके पास आई थी उसकी नानी के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए, पर उसकी नानी के पास कोई सेविंग ही नहीं थी और कुछ दिनों पहले ही उन्हें कुछ पैसे मिले थे जिसके लिए उनके बच्चे आपस में ही लड़ रहे थे, जिस चीज से परेशान होकर वो उस पैसों को खुद पे खर्च करना चाहते थे। और जब वैन उनके पास आई तो उन्हें ये नकली फ्यूनरल वाला आइडिया आया जिससे वो अपने पैसे अपने ऊपर भी खर्च कर लेंगे और प्लस उसकी हेल्प भी हो जाएगी। जो जानने के बाद सैन खुद को वैन के और क्लोज फील करने लगता है। लेकिन अगले सीन में जब घर आता है तो उसके डैड को इस नकली फ्यूनरल के बारे में भी पता चल चुका था, जो उस पे अगेन नाराज होते हैं और 30 दिनों में उनका घर खाली करने को बोलते हैं, जिस चीज को लेकर उनके और सैन के बीच में बहुत बहस होती है और वो उनका घर छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सैन का एक बड़ा भाई भी था जिसकी डेथ बहुत पहले ही हो गई थी और वो उसके डैड से बहुत ही क्लोज था। वो बचपन से ही उनके काम में उनका हाथ बटाता था।
जिस वजह से सैन को अक्सर लगता है कि अगर उसका बड़ा भाई आज जिंदा होता तो उसके डैड कभी भी उसे ये फ्यूनरल वाला काम नहीं सिखाते और हमेशा उसकी ही साइड लेते। रात वैन बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, पर सैन उसे समझाता है और बोलता है कि वो खुद को ब्लेम ना करे, वो कभी भी उसे खुद से दूर नहीं करेगा। वैन उसे अपनी स्मार्ट वॉच भी दिखाती है जो टूट गई थी, जिसमें उसकी नानी की वॉइस रिकॉर्डिंग थी, तो सैन उसे फिक्स करा देने को बोलता है। अगले दिन वो उसके अंकल से मिलता है उसके स्कूल में एडमिशन कराने की बात करने के लिए, पर उसके अंकल अपनी मजबूरियां बताते हैं कि वो अपनी वाइफ के चलते चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते और उसे सजेस्ट करते हैं वैन को अडॉप्ट करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि लॉ के अकॉर्डिंग सिंगल मैन एक बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकता था, तो वो इनके पास आता है ताकि उससे शादी करके वैन को अडॉप्ट कर सके। पर वहाँ उसे पता चलता है कि उसने और वांग ने कुछ दिनों पहले ही छुप छुपा कर शादी कर ली है, जिसके बाद वो दोनों ही लीगली वैन को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उसे एलिमेंट्री स्कूल में एडमिट कराया जाता है। और साथ ही सैन अपने और वैन के लिए एक नया घर भी रेंट पे ले लेता है और धीरे धीरे उसमें अपने सामान शिफ्ट करने लगता है। और एक दिन वो उसे एक नई स्मार्ट वॉच खरीद के देता है, पर उसमें वैन की नानी की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी टूटी हुई वॉच की मेमोरी रिकवर करवाएगा। वो धीरे धीरे ये समझने लगा था कि भले ही इंसान दुनिया में हमेशा के लिए नहीं होते हैं, पर उनकी फैमिली के लिए उनकी यादें ही होती हैं जो उन्हें हमेशा हिम्मत देती हैं। एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शी उसके पास आती है, जिसे पहले तो वो बात नहीं करना चाहता, पर वो उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जिसमें उसकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है और वो चाहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी को फिक्स कर दे ताकि उसकी लास्ट रिचुअल्स हो सके। पर सैन उससे इतना नाराज होता है कि उसकी हेल्प करने से भी मना कर देता है, लेकिन फिर भी शी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिसपे सैन बोलता है कि वो डेड बॉडीज फिक्स नहीं कर सकता, ये काम उसके डैड करते हैं और अब उसके और उसके डैड के बीच में बातें भी नहीं होती। तो वैन उसके डैड से बात करने का डिसाइड करती है और अगले सीन में वो सैन को लेकर उसके डैड के पास आती है, जो उसकी क्यूटनेस को देखकर उसे एज अ ग्रैंड डॉटर एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही सैन की हेल्प करने को भी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग शी के बॉयफ्रेंड की बॉडी फिक्स करने जाते हैं, जिसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे देखते ही वांग और सैन को उल्टी आने लगती हैं, पर फिर भी सैन के डैड उसी से वो बॉडी फिक्स करवाते हैं। वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं सैन वैसे वैसे उसे फिक्स करता जाता है। और यहाँ मुझे लगता है कि भाई साहब, इनका काम आसान नहीं है और ना ही छोटा है, बल्कि बहुत ही महान है, जो किसी की हेल्प करते हैं उसकी लाइफ के लास्ट रिचुअल में, जो वो मरा हुआ इंसान खुद नहीं कर सकता तो उसकी जगह ये करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे अंतिम सफर में इनके जैसे लोग ही हमारे साथ होते हैं, जो हमें दूसरी दुनिया के रास्ते तक छोड़ाते हैं, है ना। यहाँ सैन के डैड की तबीयत खराब होने लगती है, तो उन्हें हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ पे सैन को वैन के स्कूल से कॉल आती है, तो उसके डैड उसे स्कूल जाने को बोलते हैं। उन्हें खुशी होती है कि फाइनली सैन किसी की केयर करने लगा है और उसके लिए खुद की लाइफ को भी सुधारने लगा है। वहीं स्कूल आने पे टीचर सैन को वैन की ड्राइंग दिखाती हैं, जिसमें उसने फ्यूनरल और उससे रिलेटेड ड्राइंग की थी, जिसके लिए टीचर बोलती हैं कि वो लोग अपने घर का माहौल बच्चों के अकॉर्डिंग रखे, वरना ये चीज उसके ग्रोथ पे भी असर डालेगी। उसके बाद से सैन अपने घर से सारे फ्यूनरल से रिलेटेड सामान हटा देता है और कोशिश करता है घर को वैसे रखने की जैसे कि एक नॉर्मल घर होता है। एक दिन वो अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहां वो उसे उसके बड़े भाई की डेथ की स्टोरी बताते हैं कि एक बार वो उसे लेकर एक बच्चे के फ्यूनरल में गए थे, जिसकी नदी में डूबने से डेथ हो गई थी, पर घंटों खोजने पर भी उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। पर जब सभी ने हार मान ली थी, तभी उसका भाई भी पानी में जाता है और उस बच्चे की बॉडी को ढूंढ लेता है, पर इन सब में वो खुद पानी से बाहर नहीं आ पाता। उसने किसी को उसका लास्ट रिचुअल देने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लिया, इसीलिए वो कभी ये ना सोचा करे कि उसका काम छोटा है, बल्कि वो लोगों की उनकी अंतिम यात्रा में उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो शांति से इस दुनिया से वापस जा सके। वो उसे समझाते हैं कि लाइफ है तो डेथ आनी ही आनी है और यही सच्चाई है, और जब ये आती है तो चाहे पैसा हो, फेम हो, कोई भी चीज लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, और तब वो लोग लोगों की हेल्प करते हैं। अब सैन भी समझ जाता है कि उसका काम छोटा नहीं है, जिसके बाद वो अपनी इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है और साथ ही घर की शिफ्टिंग भी रोक देता है और अब अपने काम को सीरियसली हैंडल करता है, जिसमें वैन भी उसकी हेल्प करती है। और एक दिन वो वैन के बर्थडे पे उसे उसकी नानी की वॉइस रिकॉर्डिंग ला कर देता है, जो वापस पाकर वैन बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है, और हम देख पाते हैं कि सैन भी अब उससे इमोशनली अटैच होने लगा था। एक दिन जब वो उसे स्कूल छोड़ने आता है तो वहाँ उसके अंकल और एक लेडी से मिलता है, जिसे वैन के अंकल उसकी मॉम बताते हैं, जो जानने के बाद सैन उससे कोई बात नहीं करना चाहता, पर वो लेडी उसके घर तक पहुँच आती है।
पर सैन उससे पूछता है कि वो इतने सालों तक कहाँ थी, उसकी गैर हाजिरी में वैन ने कितना कुछ सहा है और तब वो उसके पास क्यों नहीं थी। तो वो लेडी उसे बताती है कि वो कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था, पर फिर भी उसने अबॉर्शन नहीं कराया और वैन को जन्म दिया। लेकिन उसे अपने सपने भी पूरे करने थे और इसीलिए वो वैन को अपनी माँ के पास छोड़कर अब्रॉड चली गई, पर वहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़ी गई और उसे जेल हो गई, जिस वजह से वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाई और उन्हें लगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। पर अब वो अपनी बेटी को वापस चाहती है, जिस पे सैन उसे सोचने का कुछ टाइम मांगता है और अगले दिन वैन के साथ उसके स्कूल आता है, जहां उसके स्कूल इवेंट में उसके साथ पार्टिसिपेट करता है, अपना पूरा दिन उसके साथ बिताता है और आज पहली बार वैन उसे फादर कह के बुलाती है, जो सुनकर सैन इमोशनल हो जाता है। लेकिन रात जब वो सो जाती है तो चुपके से उसे उसकी मॉम के साथ भेजने लगता है, पर तभी उसकी आंख खुलती है और सैन उसे बताता है कि वो लेडी ही उसकी मॉम है और अब से वो उन्हीं के साथ रहेगी। पर वैन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी और बोलती है कि उसकी कोई मॉम नहीं है, पर सैन जबरदस्ती उसे खुद से दूर कर देता है, जिस चीज़ को लेकर वांग और इन भी उस पर नाराज़ होते हैं, क्योंकि लीगली वो लोग ही वैन के पेरेंट्स हैं और उसने बिना उनसे पूछे ये फैसला लिया था। और तभी सैन को उसके डैड की न्यूज़ मिलती है कि उनकी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो उनके लास्ट रिचुअल्स करता है, बिल्कुल वैसे जैसा वो चाहते थे, सिंपल मगर डिग्निफाइड फ्यूनरल। अपने विल में वो बताते हैं कि उनकी अस्थियों को किसी कलश में रखने की जगह उनके फेवरेट बॉक्स में रखा जाए, जिसे सैन जैसे चाहे वैसे डिस्पोज कर सकता है। तो सैन उन अस्थियों को फायर क्रैकर्स के साथ आसमान में छोड़ देता है, जिससे कि वो फ्रीली कहीं भी जा सके। और तभी उसे वैन की न्यूज़ मिलती है कि वो फिर से घर से भाग गई है, जिसके बाद सैन उसे हर जगह खोजता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। और जब थक हार कर घर वापस आता है तो वैन वहीं उसका इंतजार कर रही होती है, जिस पे पहले तो सैन बहुत नाराज होता है कि वो बिना बताए कहाँ जा सकती है, अगर वो खो जाती तो वो क्या करता। पर वैन बहुत ही मासूमियत के साथ बोलती है कि उसे उसके डैड का नाम और एड्रेस पता है, तो वो कभी भी नहीं खो सकती। जिसके बाद सैन उसे हक कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसे हमेशा अपने साथ रखेगा। और अगले सीन में वांग और इन की शादी होती है और वैन की मॉम सैन को उसका सामान रिटर्न करने आती है, पर सैन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसका काम ज्वाइन करना चाहती है, जिसके बाद सभी को एक साथ रात में स्टार्स देखते देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।